नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी। चीन के बीच और हमारे बीच बॉर्डर पे तनाव है काफ़ी। कई बार इस पे बातचीत हुई है और कई एंगल से कई मसलों पे इस पे बातचीत हुई है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो रहा है, स्ट्रेटजिक फ्रंट पे क्या हो रहा है और जो राजनीति हो रही है उस पर भी हमने बहुत बातचीत की। लेकिन एक और इश्यू है जिस पे बात करना ज़रूरी है और वो है चाइनीज़ गुड्स का बहिष्कार। बहुत सारे चीनी सामानों का बहिष्कार करने की एक अनऑफिशियल, आप कह सकते हैं, फिलहाल मुहिम सी चल रही है देश में और लोगों के बीच में इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा भी कई जगहों पे देखा गया है कि वो उस सामान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या ये व्यवहारिक होगा, क्या हम कर पाएंगे। दूसरा, इसमें पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए गए, कई सारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। मतलब पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो कम से कम 6 तो मुझे प्रोडक्ट याद हैं जिन पे ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। उसमें से एक कंट्री चाइना है जहां से डंपिंग हो रही थी। एल्युमिनियम फॉइल पे लगाया गया, पॉलिएस्टर यान पे लगाया गया, सिंथेटिक्स पे लगाया गया, उसके बाद नायलॉन पे लगाया गया, टायर पे लगाया गया, केमिकल्स पे लगाया गया, एंटीबायोटिक बनाने वाले एपीआई पे लगाया गया, बहुत सारी चीज़ों पे लगाया गया। तो आज समझने की कोशिश इस बात की होगी कि क्या ये जो मुहिम है ये व्यवहारिक है, एक सवाल। दूसरा, अगर ये करना ही है तो इसको किस तरीके से करें, और तीसरा, इसका कोलेटरल डैमेज कितना हो सकता है, हम इसका कितना नुकसान झेल सकते हैं। इन्हीं सब पे बातचीत करेंगे। परिचय करा दें आपका, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सैयद जफर इस्लाम है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही, इससे पहले बैंकर रह चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझते हैं। तो इनसे बातचीत करने में बड़ा मज़ा भी आएगा और समझेंगे इनसे, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी मैं आज पूछूंगा इनसे। अश्विनी महाजन जी हैं जो सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, और ये एक ऐसा संगठन है जो बहुत दशकों से इस बात की मांग कर रहा है कि घरेलू उद्योग को आप बढ़ावा दीजिए, डिपेंडेंसी कम करिए विदेशों पे, और इसके लिए जो भी उपाय करना है सरकारी या निजी स्तर पे वो किए जाने चाहिए। जयंत दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो WTO के पहले प्रतिनिधि रह चुके हैं। एक एंगल ये भी आएगा, इसको भी समझना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम हैं उनसे भी हमें निपटना पड़ेगा। किसी एक देश विशेष के खिलाफ आप इस तरीके के नियम नहीं बना सकते। सिद्धार्थ जैन जी हैं MD पिंग पोंग ग्लोबल के, नाम पे मत जाइएगा, शुद्ध भारतीय कंपनी और देसी भारतीय हैं, भारत के पक्षकार भी हैं। और यतीश राजावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जफर भाई, पहला सवाल आपसे ही, और मुझे ये बताइए कि जो ये बायकॉट चाइनीज़ का नारा है, स्वदेशी अपनाओ का नारा है, इसका मतलब क्या है? किस चीज़ को हम माने कि ये स्वदेशी है? देखिए, आप इस सरकार की मंशा समझिए। सरकार की मंशा ये है कि आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। हमारे पास मार्केट है, हमारे पास कंजम्पशन के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मार्केट है, लेकिन प्रोडक्शन जो है कहीं और होता है। तो इसलिए सप्लाई चेन जो है उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने उस दिशा में कोशिश की है। इसीलिए देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो सरकार ने की और कुछ और भी करनी बाकी। में आपको जो FTA साइन है बहुत सारी कंट्री के साथ, उसमें भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरकार जो है उसके बारे में भी उस पर सोचेगी कि उस पर क्या पुनर्विचार करेगी कि FTA जिस कंट्री के साथ भी है। लेकिन RCEP में जो है वो एक कहीं ना कहीं RCEP को बहुत बड़ा डिसीजन था सरकार ने लिया, इसलिए कि अगर RCEP का डिसीजन नहीं लेती उस वक्त तो आज वो जो है चाइना के साथ FTA हो जाता और चाइना का पूरा माल जो है यहीं पर आता। हर जगह पर हमारे MSME सेक्टर को दिक्कत होती है, हमारे छोटे रोजगार को दिक्कत है, और सामान जो है पूरे मार्केट में सिर्फ चाइनीज सामान होता है। तो इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। आपको पता है कि RCEP से जो है साइन नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं साइन किया था, और भारत ने अपने आप को उससे दूर रखा। इतने सारे नेगोशिएशन के बाद भी दूर रखा, इसलिए कि देश के हित में नहीं था, इसलिए किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जैसा आपने अपने रिमार्क्स में कहा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है और बहुत सारी चीज़ों पे लगाया है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, नायलॉन हो, नायलॉन कॉर्ड टायर हो, कॉर्ड फैब्रिक हो, या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हो, सोडियम साइट्रेट, शीट ग्लास हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे लगाया है 5 साल के लिए। और आगे भी जो है जो रिकमेंडेशन है कि और भी चीज़ों पे लगाना चाहिए, जैसे क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल जो क्लोराइड रेसिन है,
या डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है, ये सब चीज़ों पे भी लगाना चाहिए। तो कोशिश सरकार की है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, 89 चीज़ों पे लगाया, तो कोशिश सरकार की है कि ज़्यादा एक्साइज बढ़ा दो ताकि वो अट्रैक्टिव ना रहे, वो यहाँ पर सस्ता ना बिके और इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे। और इससे सरकार ने एक और चीज़ किया था कि 200 करोड़ तक की चीज़ें जो है उसमें जो है ग्लोबल बिडिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए कि देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी का वहीं कंज्यूम कर रहे जफर भाई, छोटे छोटे जवाब। दूसरा सवाल ये कि जो आप ये कह रहे हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल्स में फर्क होगा, सही है? मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी को बायकॉट नहीं कर रहे। ये आप नहीं मैं छोटे छोटे सवाल क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूं। इसेंशियल्स और नॉन इसेंशियल्स दो कैटेगरी रखिए। मान लीजिए खिलौना है, वो बहुत जरूरी नहीं, उसको आप रोक सकते हैं। तो इस बारे में क्लैरिटी है क्या कि किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है? सरकार को बिल्कुल क्लैरिटी है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए कि हम किसी को बॉयकॉट करने का नारा सरकार नहीं दे रही है, ये जनता का इमोशन है। हाँ। लेकिन सरकार उस दिशा में काम कर रही है ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन जाए और हिंदुस्तानी कंपनियां जो है उसको वो सुविधाएं दी जाए, वो सारी चीज दी जाए, चाहे वो एसेंशियल्स हो नॉन एसेंशियल हो, उसमें वो सेल्फ रिलायंट बन जाए। ये कोशिश हमारी है। हो सकता है फिर भी इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल, मैंने ये इसलिए पूछा कि देखिए कल जो पावर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि वो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे सोलर पैनल, सोलर सेल्स और तमाम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जहां पे आपकी निर्भरता 90% तक वहां पे है। तो कैसे आप जो सोलर पावर का पूरा मिशन ही हमारा रुक जाएगा? क्या घरेलू उत्पाद कैसे कर पाएंगे आप इस बड़ी पैमाने पे? तो वो तो बेसिक है, वो तो इसेंशियल्स में आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं ना कि सरकार हर चीजों का मुआयना करके किसी चीज पे ऐसा नहीं कि हर चीज पे भी जो है ड्यूटी लगा रही है। जब सरकार ने लिस्ट बनाई है 89 चीजों की, तो जाहिर उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जो है ड्यूटी बढ़ाया नहीं है। इसलिए नहीं बढ़ाया है, इसलिए कि शायद वो आज की जरूरत है हमारी। अभी हम उस चीज में अभी पूरी तरह से हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं समझते, या फिर हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि हम अपने आप को अब अपने यहाँ बिल्कुल सक्षम है। तो धीरे धीरे करके ये कोशिश है सरकार की कि सप्लाई चेन जो है वो यहाँ पर मजबूत की जाए। आज हम पूरी तरह से सक्षम नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ, और ये सरकारी नारा भी नहीं है कि बॉयकॉट चाइना। हमने सिर्फ इतना कोशिश की है कि हम अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिशा में जब कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिए पिछले 5 साल से, अब ऐसे एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स लिए, पिछले 5 सालों में देखिए कि आप पहले के समय जब जो ट्रेड डेफिसिट था 5 सालों में जो कांस्टेंट रहा है वो 48 बिलियन में रहा है। आप पहले अगर उठा के देखिए तो हर साल जो है डेफिसिट का नंबर, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसको ब्रिज करते गए, डेफिसिट जो है कम होता गया और हम उसको और कम करने की कोशिश में हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम चाइना को बैन कर रहे हैं और चाइना से कोई नहीं। जफर भाई, डेफिसिट तो बढ़ रहा है। फरवरी तक आपका 18% डेफिसिट बढ़ गया था। फरवरी 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप पूरे 5 साल का एवरेज निकाल के देखिएगा तो नहीं, अरे ये स्टैटिस्टिक्स में एवरेज बहुत खराब चीज होती है। दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो स्टैटिस्टिक्स है। आप देखिए पूरे साल का 5 साल का जो कार्यकाल में देखिएगा तो देखिएगा कि आपके सर देखिए, मैं जो हमारे पिछले सरकारों के प्रति बस वो सोच है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आपकी सोच से मैं सहमत हूँ। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ कि घरेलू उद्योग का बढ़ावा हो और घरेलू सामान का आप इस्तेमाल करें। मेरी निजी राय भी यही है कि, लेकिन उसके लिए क्या हमारी तैयारी, मेरा आज चर्चा करने का विषय यही है। तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में फंसने की जरूरत नहीं है। जो करंट डेटा उस पर बात करेंगे। हमने जो हमारे इस समय 18% डेफिसिट फरवरी में बढ़ा, वो काफ़ी आईना है। स्वदेशी जागरण मंच के हमारे साथ अश्विनी महाजन जी। अश्विनी जी, आप लोग हमेशा इस बात को उठाते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आपसे भी चाहिए कि स्वदेशी का मतलब क्या? जो इम्पोर्ट होकर आ रहा सामान वो, या जो चीनी कंपनी भारत में सामान बना रही वो, या चीनी कंपनी का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो, या चीन की कंपनी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से हमको एक्सपोर्ट करती है वो? क्या, किसको आप मानते हैं कि इस चीज का बहिष्कार होना चाहिए? मुझे लगता है आपने चारों कैटेगरीज बड़ी अच्छी तरह से बताई हैं। चारों का विरोध है। कुल मिलाकर के चीन के माल का विरोध तो है ही। स्वदेशी जागरण मंच एक लंबे समय से सभी प्रकार के विदेशी सामानों के को रिप्लेस करके, उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके अपने देश में उत्पादन बढ़ाने की मांग लगातार करता रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है
और बिना मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स क्रिएट नहीं होती, नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं बनता। तो अपने देश में यदि आमदनी बढ़ानी है, रोजगार बढ़ाने, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो रोजगार बाहर बढ़ता है, आमदनी बाहर बढ़ती है, हमारे यहाँ नहीं बढ़ती। खासतौर पर जब चीन की बात करें तो चीन के कारण हमारे साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ 2001 के बाद से। लगातार चीन ने अपने सामानों को सस्ता करके यहाँ बेचना शुरू किया, वहाँ से डंपिंग करनी शुरू की। जो लगभग सभी लोग बात करते हैं वो डंपिंग इस प्रकार की होती है कि जो जिस रेट पर वो वहाँ पर माल बेच रहे हैं उससे आधे 1/4 रेट पर यहाँ पर बेच रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, ऐसे उदाहरण कई आए कि पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव वहाँ हमारे यहाँ भी 250-300 रुपये की बिकती है, वो लेकिन 2.5 रुपये में यहाँ पर लैंड करती थी, अंडर इनवॉइसिंग। और बहुत प्रकार के ऐसे गलत तरीके अपना करके उन्होंने यहाँ माल डंप करना शुरू किया। उसके कारण हमारा घरेलू उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप कई बार एपीआई का उदाहरण आता है, कई बार बहुत एसेंशियल कमोडिटीज़ का उदाहरण आता है। आप कल्पना कीजिए कि 10-12 साल पहले 90% एपीआई हम बनाते थे, उन्होंने माल डंप करके हमारी एपीआई इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम एपीआई बना नहीं सकते, हम बना सकते हैं, क्योंकि पहले भी बनाते थे, अब भी बना लेंगे। लेकिन वो जो डंपिंग है, जो गलत तरीके हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ हम लोग एक बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, जो जनता से हम अपेक्षा कर रहे हैं, और जनता का हमें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी सरकारों से भी अपेक्षा रही। तो पिछले कुछ सालों में, जो अभी जफर भाई बता रहे थे, एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। पिछले 2-3 सालों में सरकार ने भी बहुत बदलाव किए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई हैं। 140 एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ में से 100 एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ केवल चाइनीज़ सामान पर लगी हैं। टैरिफ्स भी बढ़ाए हैं, चाहे वो आपने उदाहरण बताए टेक्सटाइल में भी बढ़ाए, नॉन एसेंशियल में भी बढ़ाए। उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन्स पर भी टैरिफ बढ़ाए। उसके कारण क्या हुआ, आपकी मैं डाटा को थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, उसके नाते से आपको बता रहा हूं कि 2017-18 में, 2016-17 में $51 बिलियन था, 2017-18 में ये $63 बिलियन हो गया था ट्रेड डेफिसिट। लेकिन उसके बाद जो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाए, टैरिफ बढ़ाए और स्टैंडर्ड्स वगैरह लगा करके और भी प्रकार से हमने जो कम करने की कोशिश की, तो उसके कारण एक ही साल में $53 बिलियन हो गया 18-19 में। 19-20 में ये $48.6 बिलियन है। यानी कुल मिलाकर के लगातार ट्रेड डेफिसिट इस प्रकार के प्रयासों से घट रहा है। इसका मतलब ये भी है कि हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते। कई लोग ये देते हैं कि भाई हम लोग ये करेंगे नहीं तो हमारे उद्योग खत्म हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। हम बना सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि 2017-18 से 18-19 के बीच में मात्र एक साल में हमारा जो ऑर्गेनिक केमिकल का आयात जो है 18% कम हो गया, इनऑर्गेनिक का आयात जो 38% कम हो गया, स्टील का आयात 18% कम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात 17% कम हुआ। ये लगातार ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के उदाहरण है। लेकिन अभी जिस प्रकार से तेजी से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत आगे जाएंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है सर देखिए, इसके बारे में हम कहीं भी बहस करने के लिए तैयार हैं। अश्विनी जी, जो आप बात कह रहे हैं उसमें मेरा पॉइंट ये है कि ड्यूटी लगा के अगर आप मुझे आंकड़ा बता रहे हैं तो मैं उसका काउंटर आंकड़ा दे रहा हूं कि घरेलू फिर कंजम्पशन दिखाइए आप मुझे, घरेलू में कितना बेच लिया। आपकी इंडस्ट्री हमेशा रोती रहती है क्योंकि आपने घरेलू स्तर पर काम ही नहीं किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तभी तो आप रो रहे हैं कि हमारे लिए स्टील बहुत महंगा है, वो डंप कर रहे हैं। हमारे लिए इवन पीपीई किट बहुत महंगी थी, वो डंप कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन पे तो पूरी तरह से हम डिपेंडेंट उस पर हो गए हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं वो एक थ्योरेटिकली बहुत सही है, लेकिन घरेलू स्तर पर हमने क्या किया है उसको रोकने के लिए? केवल ड्यूटी लगाने से रुक जाएगा क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, बात ड्यूटी लगाने की बात नहीं होती। बात ये होती है कि डंपिंग कर रहे हैं, जो उसको एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा करके हम उसको, उसके जो घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, जिसको जो इंजरी हो रही है, इंजरी कहते हैं इसको, जो इंजरी हो रही है उसको इंजरी का खामियाजा कंज्यूमर क्यों भुगते हैं? बात बताओ। नहीं, कंज्यूमर की बात ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी होता है। अगर मान लिया बाहर से माल आ रहा है, यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उससे कंज्यूमर के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो वो खरीदेगा क्या? तो इस साइकिल को कहीं तो आप तोड़ेंगे ना सर। फेयर ट्रेड होना चाहिए। फेयर ट्रेड बिल्कुल सही है, आपका ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लेकिन उस चेन को कहीं तोड़ेंगे भी ना। बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ट्रेड पहले फेयर होना चाहिए। जब आप अपने पल्ले से पैसा डाल करके, कैश बर्निंग डाल करके आप हमारे देश में बर्निंग यहाँ पर डंप कर रहे हैं, वो तो तरीका ठीक नहीं है ना।
तो ये डंपिंग लगातार हो रही है। इसी कारणों से जो अभी कल जो निर्णय हुआ है कि हम सब 100% चेक करेंगे सारा सामान, उसका मतलब ये है कि अंडर इनवॉइसिंग होकर के आ रहा है, डंपिंग होकर के आ रहा है। कीमतें तो कीमत के बारे में तो तय करना पड़ेगा ना कि किस कीमत पर बेच रहे हो आप। अगर मान लिया कम कीमत पर बेच करके हमारे उद्योगों को फिनिश करने का आपने षड्यंत्र रचा हुआ है, तो उस षड्यंत्र के हम भागीदार तो नहीं हो सकते। ऐसे कितने मामले जांच करके नहीं, अगर आप अंडर इनवॉइसिंग कह रहे हैं तो कितने ऐसे मामले जिनकी जांच करके आपने WTO में शिकायत की? बहुत मामले आए। एंटी डंपिंग ड्यूटी जैन दास जी हमारे साथ हैं। जैन दास गुप्ता जी, जो तस्वीर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम घरेलू उद्योग को बढ़ावा दें, और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिलहाल जो भी माहौल बना है उसके हिसाब से बहुत सारे कदम उठाए। पिछले 15-20 दिन उठा के देखिए आप, बहुत सारे सामानों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। एक तरीका है कि आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कभी खड़े होने के लिए भी तो आप कहेंगे। स्टील इंडस्ट्री पिछले 8-10 साल से मांग कर रही है ड्यूटी लगाओ, ड्यूटी लगाओ, ड्यूटी लगाओ। अभी फिर लग गई, 5 साल के लिए और लग गई। तो ये कोई सस्टेनेबल तरीका है क्या? इससे हम जीत पाएंगे ये वाली जंग, बायकॉट चाइना वाली? जैन जी देखिए, बॉयकॉट चाइना की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आत्मनिर्भरता की बात करना चाहूँगा। और पूर्व के जो स्पीकर्स ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ। हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने उद्योग को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहली बात है कि चीन से हम कई सामानों का आयात करते हैं जो कैपिटल गुड्स है, जिनके माध्यम से हम अन्य गुड्स उत्पादन करते हैं या कोई सेवा हम उपलब्ध कराते हैं, जैसे टेलीकॉम सेवा हुई, रेल सेवा हुई इत्यादि। तो सोलर पैनल इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। $3.5 बिलियन जो है, $70 बिलियन में उसमें सोलर पैनल ही हम आयात करते हैं। तो इस पर हमें फैसला करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास उत्पादन की क्षमता अभी नहीं है, एक बड़ी कंपनी ने यहाँ बिठाया है अपना प्लांट और 3 साल में वो कह रहे हैं कि स्केल अप करके वो चीन के जो आयात पर हम निर्भर हैं अभी बहुत भारी मात्रा में, वो बहुत कम हो जाएगा और शायद खत्म भी हो जाए। तो हमें अपने उद्योग को प्रोत्साहन देते रहना है। साथ ही साथ ये नहीं करना है कि हम ऐसे सामानों का आयात हम बंद कर दें या उनका आयात बहुत कठिन कर दें जिससे हमें खुद नुकसान होगा। तो कैपिटल गुड्स की एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की और कंपोनेंट्स की। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में जैसे एपीआई की बात महाजन जी ने कहा, एपीआई अभी हम लोग 70% की सीमा तक हम चीन पर निर्भरशील है। अब जब तक हम सरकार ने अभी पिछले दिनों 7,000 करोड़ की योजना की घोषणा की है जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सके। ये बात सही है कि 90 के दशक तक हम उसमें आत्मनिर्भर थे। अधिकतर एपीआई हमारे यहाँ ही बनती थी, लेकिन चीन ने 2 बातें उसमें की। एक तो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां डाली जिससे उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला। दूसरी बात है चीन बहुत ज्यादा मात्रा में अनुदान या सब्सिडी देता है जो वो WTO के पास जिसको अधिसूचित भी नहीं करता है, और उसके खिलाफ कार्रवाई करना काफी कठिन हो जाता है सब्सिडीज के बाद। सर, ये बातें हमें भी पता है, मतलब हम सरकार को भी पता है कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। आरसेप से जब आप लोगों ने पुल आउट किया, उससे ठीक पहले का मैं कुछ जानकारी रखता हूँ आप लोगों के सामने, बातचीत में आसानी होगी। नवंबर 2019 की घटना है। उससे पहले चाइना ने 1516 टू बी प्रिसाइज अपने यहाँ उन्होंने हाइजीन के नाम पे लगा दिया नोटिस कि आप माल नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार से कोरिया ने 1036 और जापान ने 917। हमने कितने लगाए? 172। ये है हमारी प्रिपेयर्डनेस। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, कुछ सेकंड पहले मेरे पास ये ट्वीट आया है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन नाम का एक केमिकल है जिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया अब भी कुछ सेकंड पहले। तो मेरा मूल सवाल पे लौटता हूँ जयंत दादा, मैं चलता हूँ जरा इनके पास, यतीश जी के पास, कि हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए
केवल सोचने से नहीं होगा। और एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत शॉर्ट टर्म मेजर होता है, हर 6 महीने बाद आप बढ़ाते ये हो नहीं सकता। बहुत सारा पैसा चीनी कंपनियों का यहाँ लगा हुआ है। स्टार्टअप पे आप जाएंगे तो 18 कंपनी जो आपकी जो नामचीन जिनके नाम पे आपको गुमान होता है वो सारे स्टार्टअप चीनी फंडेड है। आप जो भी नाम सोच रहे होंगे इस समय दिमाग में वो सब चाइनीज फंडेड हैं। अलीबाबा और टेंसेंट पैसे लगाए हैं उसमें। तो हमारा स्टार्टअप इंडिया भी उनके भरोसे चल रहा है। मेक इन इंडिया में हमारे घरेलू उद्योग वाले पैसे डालने के लिए तैयार, वो तो सरकार की सारा इंतजार करते रहते हैं। हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे ये यतीश जी? नीरज जी, ये लड़ाई आपने शब्द इस्तेमाल लड़ाई का किया, तो लड़ाई का संदर्भ देता हूँ कि जब आप किसी इस तरह की लड़ाई करते हैं तो एक आप नीतिगत स्ट्रैटेजिक तरीके से सामरिक रूप से उसकी तैयारी करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, सामने वाले की कमजोरी समझते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को समझते हैं और फिर नीतिगत तरीके से आप 5, 10, 15 साल का प्लान बनाते हैं। इसमें बहिष्कार में भावना है, पर इसमें भावना के अलावा अब आपको चाहिए प्लान। आपने सही कहा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कोई प्लान नहीं है, वो एक रिएक्शन है इमीडिएट स्टॉप करने का। इसलिए अंकुश आप लगा सकते हैं ग्लोबल ट्रेड में, बट जब सप्लाई चेन ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सामान चीनी है, चीन ने बनाया है, या चीनी कंपनी ने या अमेरिकी कंपनी ने इंपोर्ट किया है। इस कंफ्यूजन में आपके पास हर वक्त ट्रेड डेफिसिट रहेगा ही। चीन ने जब ये कार्रवाई अपने देश में शुरू की थी आज से 30-40 साल पहले, तो उन्होंने एक सीधी सी सिंपल सी बात ये की थी कि उन्होंने हर प्रोडक्ट में जिसमें वो एंट्री करना चाहते थे उसमें उसकी ग्लोबल प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन निकाली थी कि सबसे कम यूनिट प्रोडक्शन उसकी क्या है और उसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्लोबल स्केल पे क्या है। इसीलिए उसने ग्लोबल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी की। हिंदुस्तान में ये सोच अभी नहीं आई है, सरकार में भी और उद्योग में भी, कि सिर्फ हमें अपने मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं करना है। हमें अगर सबसे सस्ता सामान बनाना है तो वो ग्लोबल स्केल पे ही बन सकता है, और सिर्फ ग्लोबल स्केल पे उसको मैन्युफैक्चर ही नहीं करना है, बट उसकी बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि तब तक आप उसके रिसोर्स पॉइंट तक नहीं जाएंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप उसकी ना तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही आप उसको ग्लोबली स्केल अप कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में आप ले लीजिए जिसमें चीन की प्राइसिंग सबसे बेहतर है। किसी ने अभी एग्जांपल दिया था सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल में चीन ने ना सिर्फ पैनल की प्रोडक्शन है, बल्कि उसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है अफ्रीका में लिथियम आयन के माइंस तक का। राइट। तो उसकी जब आप ग्लोबल चेन को आप कंट्रोल करते हैं तभी आप उसका ग्लोबल प्रोडक्शन कर पाते हैं। पहला पॉइंट ये, इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हमारे उद्योग भी इस तरह से सोचेंगे, हमारे इंडस्ट्रियल भी सोचेंगे और हम इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो ये एक प्रणाली है, एक सोच है और एक तरीका है। ये बहिष्कार, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक भावना है और एक रिएक्शन है। इसका नीतिगत तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लान ये बहुत सही समय है। देखिए, हर बड़े बदलाव के लिए कोई ऐसे एक ट्रिगर्स होते हैं। मुझे लगता है ये एक ट्रिगर हो सकता है, अगर इसको हम अच्छे से कैपिटलाइज कर ले जाएं तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिगर है कि हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को बहुत तरक्की दे पाएं। लेकिन इसके लिए आप कह रहे हैं बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, बहुत दूर की सोच चाहिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी से नहीं होगा ये। हमारे साथ एक व्यापारी भी हैं, सिद्धार्थ जैन जी, जो एक कंपनी चलाते हैं और भारत से और चीन के बीच में सामान खरीदते बेचते रहते हैं। सिद्धार्थ जी, यही इस तस्वीर है क्या? आप तो वहाँ बहुत जाते रहते हैं चीन में, क्या सोच है उन लोगों की? डंपिंग ही करते रहते हैं या कुछ और भी करते हैं वो? नीरज जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि चाइना डंपिंग करता है। हम जब भी चाइना सामान लेने जाते हैं, किसी व्यापारी ने हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करी कि मेरा सामान लेना ही पड़ेगा इस प्राइस पे। तो डंपिंग, हम अपने यहाँ बैठे बैठे डंपिंग बोल रहे हैं कि डंपिंग हो रही है। हम डंपिंग क्यों बोल रहे हैं? हम इंडिया की प्राइस को रेफरेंस में रखते हुए डंपिंग बोल रहे हैं कि चाइना ज़बरदस्ती माल डाल रहा है। चाइना ज़बरदस्ती कोई नहीं कर रहा किसी के साथ भी। हमारे व्यापारियों को वहाँ का प्राइस अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हम वो सामान लेके आते हैं। इसमें हमारी गरज है। और कई हद तक चाइना का सामान सस्ता लाना कोई नुकसानदायक नहीं है, उससे उल्टा हमारे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट को बूस्ट भी मिलती है। क्योंकि अगर आप देखें, हिंदुस्तान में एक टेक्निकल टर्म थी ड्रॉबैक। भारत सरकार
अभी तो ड्रॉबैक बंद हो गया, भारत सरकार ड्रॉबैक क्यों देती थी? ड्रॉबैक इसलिए देते हैं कि जब भी हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत सरकार के पास एक कैलकुलेशन थी कि इसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इंपोर्टेड भी है। ये बात चाइना से लिंक नहीं है, जनरल डाटा है ये। तो जब एक चीज इंपोर्ट हो रही है वो एक्सपोर्ट भी हो रही है, और हम एक्सपोर्ट भी सस्ती कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक की फिल्म या प्लास्टिक की पॉलीथैलीन या कोई केमिकल चाइना का सस्ता आ रहा है, हम डंपिंग का शोर मचा के उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो केमिकल किसी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपोर्ट भी होता होगा, किसी भी मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में, हमारा वहां महंगा हो जाता है। तो ये बहुत गलत धारणा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी मेरे हिसाब से जो समझ में आया, क्योंकि मैं भी 20 साल से चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, और ये बात हम रोज ही सफर करते हैं। कभी टाइल का काम शुरू करा तो यहाँ के लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने टाइल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। क्यों लगा दी भाई? क्योंकि चाइना का सामान अच्छा बन रहा है, सस्ता आ रहा है, और उनका जो है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी वाला सामान कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए ये लोग लॉबिंग करके इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाते हैं, कंसल्टेंट्स को पैसा देकर रिपोर्ट बनवाते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। और फिर मजे की बात देखिए, ये फैक्ट है, मजे की बात, वही कंपनी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है किसी और नाम से परमिशन ले लेती है, एग्जेम्पशन करवा लेती है अपने आप को, वही चाइना का सामान यहाँ लाके उस पर मोनोपोली पे पैसा कमाने की। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का लॉजिक सही है गलत है, बताइए मुझे। अब अश्विनी जी बताएं। वैसे भी इस समय जी अश्विनी महाजन जी, मैं अपनी एंटी बात पूरी डंपिंग कर लूं ड्यूटी अभी। गलत है। जी, जी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, हाँ जी जी हाँ जी बोलिए सर। मैं आपकी बात हमने सुन ली, मैं आपको बताता हूँ डंपिंग किसको कहते हैं। डंपिंग यहाँ की कीमत के आधार पर डंपिंग नहीं होती। डंपिंग का एक डेफिनेशन है, व्हेन यू आर सेलिंग the product at a price lower than the normal price, एंड नॉर्मल प्राइस जो होती है वो उस चीन की नॉर्मल प्राइस है। जिस रेट पर चीन अपने देश में माल बेचता है उससे सस्ते दाम पर यहाँ बेच रहा होगा तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं। ये डंपिंग की परिभाषा है। इसलिए अगर आपको सस्ता दे रहा है इसका मतलब यही है कि अपने देश में वो महंगा बेच रहा है, आपको सस्ता दे रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको तो कहना ही है। लेकिन वास्तव में देश में डंपिंग हो रही है जिसके कारण देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। इसलिए डंपिंग की डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है, डंपिंग की डेफिनेशन है जिसमें नहीं आपके कहने से नहीं होता ना। तो क्योंकि डंपिंग का मतलब ये होता है कि जिस कीमत पर देखिए मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक सीमा रहती है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि डंपिंग का मतलब, डंपिंग की डेफिनेशन आप समझिए, जो सरकारी डेफिनेशन डंपिंग की है, जो पूरे दुनिया में डंपिंग की डेफिनेशन मानी जाती है वो ये है, व्हेन यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एंड इन योर ओन कंट्री एट ए हायर प्राइस एंड यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन द अदर फॉरेन कंट्री एट ए लोअर प्राइस, दैट इज कॉल्ड डंपिंग। एंड दिस इज उस डंपिंग की वजह से 100 आइटम पर डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई है। इसलिए मेरा क्वेश्चन दूसरा है सर, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा आज। सर वही जब डंपिंग लगी होती है वही सामान, मैं यहाँ पर जी ऐसा मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो अश्विनी जी जो कह रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जी अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि कम कीमत पे यहाँ माल बेचते हैं, दैट इज द थ्योरेटिकल बुक पार्ट ऑफ द डंपिंग। सर वो सामान जो कम कीमत पे आ रहा है सर, वो तो फायदा है देश के लिए। नहीं इंडस्ट्री कुछ सुनिए सर, इंडस्ट्री प्रॉफिटिंग कर रही है। मैं इस सवाल को सिद्धार्थ जी दूसरे तरह से रखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक मेजर लिया कि साहब एंटी डंपिंग लगाया क्योंकि वो आपके माल डंप कर रहा है, जो लिटरल मीनिंग है, और सस्ते दाम पे डंप कर रहा है। कितने समय तक वो डंप कर करके अपना नुकसान सह के आपके यहाँ डंप करेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, आपकी वो इंडस्ट्री जिसने डंपिंग लगवाई है वो कब खड़ी होगी अपने पैरों पर कि वो खाली सरकार का शील्ड लेती रहेगी, साहब डंपिंग लगा दो मैं तो मर जाऊंगा। यहाँ पर सर एक चीज बताइए, सर डंपिंग हम आज शुरू कर रहे हैं ना सर। देखिए सिद्धार्थ जी एक मिनट। हाँ अश्विनी जी, हाँ जी आपके पास था। हाँ अश्विनी जी, मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप सस्ता माल यहाँ डंप करेंगे तो यहाँ इंडस्ट्री चली नहीं पाएगी। इसी के कारण से हमारे यहाँ जो केमिकल इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, मेरी केमिकल इंडस्ट्री के लोगों से बात होती है तो हम 33 से 40% के बीच में यहाँ पर
उसको अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। 60% कैपेसिटी हमारी वेस्ट जा रही है क्योंकि माल इतना सस्ता आ रहा है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। उसी कारण से उसी डंपिंग के वजह से हमारी एपीआई इंडस्ट्री खत्म हो गई और हम आज अपनी दवाओं के लिए भी चीन पर निर्भर करते हैं। अपने देश की जो हेल्थ सिक्योरिटी है वही दाव पर लग गई है। इसी प्रकार से जो स्टील की बात आप बता रहे हैं कि स्टील में भी अगर चाइना और कितनी देर तक डंपिंग कर सकता है, मैं आपको बताता हूं, उसने 20 साल तक डंपिंग की है। कितनी देर की आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि मैं इसको क्योंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि चीन की जो जीडीपी है वो अमेरिका से आधी है और चीन की मनी सप्लाई अमेरिका से 4 गुनी है। ओवर द इयर्स उन्होंने डंपिंग करने के लिए जो पैसा अपने फाइनेंसिस को यूज मेरा सवाल वो नहीं है सर। देखिए जी, आप ना तो उसके मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ना पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ना हम चाइनीज गवर्नमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मैं दूसरी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो दावा करते हैं कि वी आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन माल सबसे महंगा भारत में बेच देते हैं। आपने दवाओं का नाम लिया, मोदी जी ने जो योजना चलाई उसके बाद दवाएं सस्ती हुई, ये क्या था? कंपनी नुकसान में चला रहे हैं क्या? लोग नहीं चला रहे ना सर। बेसिक फ्लॉ हमारे बिजनेस मॉडल में है, फिर हम दावा करते हैं साहब कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए हम। देखिए, हाँ, तो वो सही करने की जरूरत है, रादर कि आप दूसरे को दोष दें। माल को आने से केवल माल वो रोकने का एक तरीका है, उसके अलावा हमें अपने देश के उद्योगों को सक्षम करना पड़ेगा। यही तो पॉइंट है सर। अपने उद्योगों को सक्षम करना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से वहां पर जिस प्रकार की मदद अपने उद्योगों को देते हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं, हमारे यहाँ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पर लोअर प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पर हायर है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जिसके कारण हमारे यहाँ उद्योगों में माल महंगा बनता है। उसके लिए सरकार को, चूंकि अगर मान लिया आपने योजना बनाई कि आपने आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको रिप्लेस करना है उस इंपोर्ट्स को। तो एंटी सिद्धार्थ जी अपना छोटा सबमिशन रखिए, उसके बाद मैं जफर जी के पास जाऊंगा। जी अलावा जी सर चाइना में सामान सस्ता इसलिए बनता है, चाइना में एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन है जो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को अभी शायद उस लेवल पे पहुंचना है। यशवंत जी ने बहुत अच्छी बात बोली, चाइना एज अ कंट्री बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता है। मुझे खुद पता है, मैं खुद अफ्रीका गया हूं और अफ्रीका की हर माइंस पे चाइनीज लोग मौजूद है, लिथियम की सोर्सिंग कर रहे हैं आजकल। क्यों कर रहे हैं? चाइनीज को पता है फ्यूचर में लिथियम आने वाला है, लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग एकजुट होकर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में नहीं करते एज अ कंट्री, और एज अ सिंगल कंपनी पॉसिबल नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए करना, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती है। यही तो मूल प्रश्न है, इसी मुद्दे मैं लाना चाहता हूं। जफर भाई, आप किस पाले में अब आ गई गेंद? अब अश्विनी भाई भी यही कह रहे हैं कि आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जितनी तत्परता एंटी डंपिंग ड्यूटी में लग रही है, उतनी तत्परता उनको खड़ा करने में लगे। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। भारत की एनर्जी पॉलिसी क्या है, अगर आप समझ सके हो तो मुझे समझाएं। हम पेट्रोल पे फोकस है, डीजल पे फोकस है, सीएनजी में फोकस है, एलएनजी में फोकस है, पीएनजी में फोकस है। कुछ पता नहीं किसी को, कोई एनर्जी पॉलिसी हमारी है ही नहीं। हम पीएनजी को बढ़ावा देना चाहते हैं कि नहीं, पेट्रोल एलएनजी कह के मर गया कि हमें पंप लगाने दीजिए, अब जाके पीएनजीआरबी उससे कह हाँ लगाओ। ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ें हैं सर। कोई पॉलिसी नहीं आपकी कि आप सीएनजी पे ले आइए, सस्ता पड़ता है पेट्रोल डीजल से, आपका बिल अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी नहीं है हमारी क्लैरिटी नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। कुछ होगा तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। जफर भाई, ऐसा नहीं है। देखिए नीरज भाई, ऐसा नहीं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी बिना सोचे समझे लगाते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण उस डिसीजन के पीछे 2-3 महत्वपूर्ण सोच होती है। पहली सोच कि एक प्रोटेक्शन देते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, ये जरूरी है। अगर देश में अगर आपको, जैसे छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप 100 रुपए में, जैसे आपको छोटी सी मिसाल कि शुगर, जैसे शुगर यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपया, मतलब ब्राजील से आके 19 रुपए में अगर कॉस्ट पड़ती है, तो जाहिर हो इंडियन शुगर कौन खरीदेगा जब आपको 19 रुपए में ब्राजीलियन शुगर मिल रहा है जो देश में आके मिल रहा है। तो आपको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। और इसी तरह से स्टील में भी हो, चाहे और भी बाकी प्रोडक्ट में है, वो आपको टेम्पोररी मेजर्स है। ये टेम्पोररी मेजर्स है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। ये शायद पिछली सरकारों ने ऐसा सोचा होगा कि बस सिर्फ एंटी डंपिंग ड्यूटी, आप सही कह रहे हैं कि लगाते जाओ और उससे काम चलाओ। ये जैसे आप ड्रिप दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, उनको राहत देने के लिए। बट जैसा कि आप प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम इस देश में उत्पादन करेंगे और इस देश में खपत करेंगे, इसकी जो है कोशिश जारी है। उसके लिए 2 बड़ी अहम चीजें हैं। देखिए, हमें
हमें पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। इस देश में उतना कैपिटल नहीं कि हम सारी चीजें खुद अपने आप कर लें, इसलिए कैपिटल चाहिए। इसलिए सरकार ने एक्सेप्ट बॉर्डर कंट्रीज को छोड़ के, जिसके लिए सरकार ने एक डिसीजन लिया है और आप समझ सकते हैं क्यों डिसीजन लिया है, उस पे जो ऑटोमेटिक रूट से बाकी देखिए आपने सरकार ने पूरे जो है वो सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई है ताकि जो इन्वेस्टमेंट जो होता रहे। एफडीआई देखिए पिछले 15 साल में जब आया और पिछले 5-6 साल में जो एफडीआई आया है, खास के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट दोनों में, तो फोकस ये है कि हम बाहर से कैपिटल लाएं और कैपिटल जो है यहाँ पर इंडियन प्रोड्यूसर्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योर को जो एक्सेस, बाहर से कैपिटल लाएं एक्स चाइना, एक्सेस राइट, एक्स मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर कंट्रीज में अप्रूवल के साथ। अब इसमें आप एक्स चाइना एक्स पाकिस्तान मत कीजिए, इसलिए कि बॉर्डर कंट्रीज जो है उसको क्या जो अली बाबा यहाँ पैसा लगाता है पेटीएम में, वो बिना परमिशन थोड़ी लगाया है। तो बात वही हो जाएगी। सरकार ने ये फैसला लिया है, आपको देखिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हाँ। लेकिन बाकी दुनिया के कंट्री में कैपिटल बहुत है, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। जी, इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में स्कोप है, मार्केट है, सबसे बड़ा है मार्केट है इंडिया में। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर ये सोच, जफर भाई मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे। ब्रेक से लौट के आएंगे तो यतीश जी और जयंता के पास चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई दो हिस्सों की लड़ी जा रही है। एक पब्लिक से जो अश्विनी जी जिसको प्रमोट कर रहे हैं, और एक दूसरी सरकारी स्तर पर जिस पर भी हम लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं। लड़ाई जीतने क्या दूसरा तरीका ज्यादा कारगर हो सकता है क्या? ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बायकॉट चाइना की जो मुहिम चल रही है देश में अनऑफिशियली लोगों के बीच में, और सरकार कुछ प्रयास कर रही है, उस पे कैसे सफलता पाई जाए और कैसे हम आत्मनिर्भर बने, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है जिसमें हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ केवल रिकॉर्ड के लिए। पिछले 6 महीने में बहुत सारे ऐसे कदम लिए गए हैं जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि गैर ज़रूरी सामान का जो डंपिंग हो रही है या जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आ रहा है उसको रोका जाए। तो उसमें एक तरीका हो सकता है कि आप टैरिफ मेजर्स लें, एक नॉन टैरिफ मेजर्स भी हो सकते हैं जिसमें आप स्टैंडर्ड ऊंचे कर सकते हैं। BIS को एक बड़ी भारी लिस्ट दी गई कि उसको रिव्यू करे। यतीश जी, एक तरीका ये भी हो सकता है, और दूसरा कि लोगों को अगर जागरूक कर दें, अगर मेहनत करें अश्विनी महाराजन जी कि लोगों को ये समझा दें कि भाई ये नहीं खरीदना, नहीं यूज़ करना है, तो फिर इसको जीत सकते हैं हम लोग। नीरज जी देखिए, अश्विनी जी तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन वो मेहनत तभी सफल होती है तब हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर और हिंदुस्तानी एंटरप्राइज अपनी सोच बदलता है। और मैं सुन रहा था अपने एक साथी प्रवक्ता को जो कह रहे थे कि वहाँ से सस्ता सामान ला रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग माइंडसेट है हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर का, जिसमें वो वैल्यू एडिशन या के बारे में नहीं सोचता बट ट्रेडिंग के बारे में सोचता है, तो वो अपने आप में ना सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है और माइपिक होता है, बट वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है और एम्प्लॉयमेंट को भी इफेक्ट करता है। इस सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ सरकार में बट कि उद्योग में भी, क्योंकि उद्योग जब तक इस तरह से नहीं सोचेगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल प्राइसिंग के हिसाब से नहीं प्लान करेगा, तो ये लड़ाई सिर्फ बहिष्कार से या ये लड़ाई सिर्फ अंकुश लगाने से या नॉन टैरिफ बैरियर लगाने से हल नहीं होती। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये लंबी लड़ाई होती है। और यतीश, क्या आप ये कह रहे हैं कि फिनिश्ड गुड को रोक दिया जाए ट्रेडिंग करने से? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि फिनिश गुड को। ट्रेडिंग में अपनी मानसिकता कैसे बदलेगा? नहीं, क्योंकि आप फिनिश गुड को कैसे डिफाइन करेंगे? सो ये जो लीगली, ये जो जैसे आप पानी को नहीं रोक सकते, जब नदी बह रही है तो आप उस पर अगर डैम लगा देंगे तो पानी ठहरेगा। पानी किसी भी व्यापार में, किसी भी इकोनॉमी में आप ठहराव नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो फ्लो करता है। कोई फिनिश गुड किसी और चीज का इंटरमीडिएट हो सकता है। फार्मास्यूटिकल में आप ये कह सकते हैं कि APIs इंटरमीडिएट है क्लियरली, बट आपने इंटरमीडिएट पे अंकुश लगा दिया तो वो फिनिश गुड इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो तरीका ये नहीं है कि आप पानी को कैसे रोके और कहां पे रोके, और आप जगह जगह अगर डैम लगाएंगे या तो वो पानी, नदी भी मुड़ जाएगी।
तो ये तरीका शॉर्ट टर्म तरीका होता है। लॉन्ग टर्म तरीका ये होता है कि एज ए कंट्री आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस अपने फाइनेंशियल कैपिटल से भी डिफाइन करते हैं। ये सोच कि सिर्फ बाहर से पैसा आएगा और एफडीआई से पैसा आएगा और वो लगाया जाएगा। चीन ने जब अपना काम किया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करने का, तो उसकी सारा एफर्ट ग्लोबल एफडीआई को प्रोक्योर करने का नहीं था। उसका ये था कि डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर, आप देख लीजिए कितनी भी बड़ी कंपनी जिन्होंने चीन में इन्वेस्ट किया, उनमें से 20 साल से कोई भी कंपनी अमेरिकी हो या यूरोपियन हो, वो ना तो प्रॉफिट निकाल पाई है, ना ही वो डिविडेंड निकाल पाई है। और उसके जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी जॉइंट वेंचर्स में हुई है, किसी ना किसी चीनी कंपनी के साथ हुई है। और जिस चीनी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है उसने पैरेलली अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी खड़ी की है। तो ये एक सोच और ये एक क्रिएटिविटी, आप कह लीजिए एक एंटरप्राइजिंग नेचर जो चीन का रहा है, जिसकी वजह से वो देखिए यतीश जी, इसको समझना और जानना। यतीश जी, जो बात आप कह रहे हैं वो एक एक्चुअली वो एक बहुत सेपरेट, बहुत बड़ी एक डिबेट है कि क्या ग्रेटर फूल थ्योरी चल रही क्या इस देश में या पूरी दुनिया में। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उसको खोल दूंगा तो फिर एक डिफरेंट डिबेट शुरू हो जाएगी यहाँ पे। मुझे लगता है कई बार कि ग्रेटर फूल थ्योरी चल रही 10 साल से, डिफरेंट डिबेट है वो, उसको नहीं ले जाते। बट मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कंज्यूमर के बीच में आपको जाना है। अब जो सिद्धार्थ जी हैं वो एक सस्ता माल वाली एक चिप लेके आए, एक पेन ड्राइव लेके आए, जैसे अभी उदाहरण दिया जा रहा था। अब उस पेन ड्राइव अगर हमको यहाँ 800 रुपए की मिल रही, वहाँ 400 की मिल रही, तो हम तो सिद्धार्थ जी वाली ले लेंगे। कंज्यूमर को आप बहुत देर तक इस नाम पे नहीं रोक सकते कि हमारा घरेलू बनेगा तो लेंगे। अब घरेलू बनाओ ना, फिर नहीं रोक सकते। कंज्यूमर पानी की तरह है वो, एग्जैक्टली। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास जो अभी अश्विनी जी कह रहे थे वो होने चाहिए और जफर कह रहे हैं वो होने चाहिए। लेकिन पब्लिक को भी तो हम इस बात के लिए प्रोत्साहित कर सकते कि वो थोड़ा सा समझे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं जफर भाई, उसको बहुत पेशेंस नहीं है। आप इसी घटना के दौरान पिछले दिनों एक मोबाइल फोन बिका है, सेकंड्स में पूरा फोन बिक गया, चाइनीज मोबाइल था, OnePlus 8 Pro। सो आप सोचिए कि उस माइंडसेट को चेंज करना कितना कठिन काम है। जयंदा, एक सवाल आपसे ये बनता है कि क्या हम बहुत ज्यादा मैं सदा जी आपको 10 सेकंड बोलना चाहूंगा जो आप सवाल उठाया है। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक अगर जो इंग्लिश में कहावत है बैड हैबिट डाई हार्ड, अगर एक पुरानी आदत हो गई, बुरी आदत हो गई तो धीरे धीरे जाती है और मुश्किल से जाती है। तो ये हकीकत है कि आपको अगर एक आदत हो गई चाइनीज गुड्स की, जो कि बस इस्तेमाल करो फेंको, सस्ती मिलती है, देखता भी नहीं क्वालिटी, आदमी ले लेता है कि सस्ता है। आई थिंक वो जब तक उस वक्त तक नहीं उस पर चेंज आ सकता है जब तक के मानसिकता देशवासियों का चेंज नहीं होगा। पहली बार मैं ये कहूंगा जब आज देखने को मिल रहा है कि ये आवाज सिर्फ सरकारों की तरफ से कोशिश नहीं है, प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, ये सिर्फ चाइनीज गुड नहीं सर, इसमें आप ये भी जोड़ दीजिए प्राइस कॉन्शियसनेस। हाँ, प्राइस पे बोला मैंने, प्राइस पे ही बोला मैंने। जैसे तो हमने कोई सरकार ने कोई चाइना का नारा नहीं दिया, हमने कहा है आत्मनिर्भर, मतलब नहीं, पब्लिक दे रही, मैं पब्लिक के साथ हूं, पब्लिक कह रही बाइकआउट चाइना, मैं उसी पे डिबेट कर रहा हूं, मैं उसी के साथ हूं। एप्पल फोन बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, इसमें कोई शक नहीं, बहुत महंगा है, लेकिन चाइनीज ने उसी फीचर से या उससे 10% ज्यादा फीचर वाले सस्ते फोन दिए हैं, एप्पल की मार्केट को समेट के धर दिया है। हकीकत ये है, स्वीकार करना चाहिए। 74% भारत का मार्केट चाइनीज मोबाइल के पास है, और आप किसी भी उनके फोन को उठा के देख लीजिए, OnePlus को, ऐसा कौन सा फीचर है जो एप्पल में नहीं है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंज्यूमर सर उसी को जाएगा जी। चाइना में बनते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक अमेरिकन कंपनी है वो, लेकिन आप सोचिए कि कॉस्ट ज्यादा मैटर करती है रादर कि आप किसी चीज और से जोड़ें। तो अगर वो चीज अवेलेबल है तो वो मिलेगी। नहीं, मैं सिद्धार्थ जी से बहुत जरूरी सवाल है, सिद्धार्थ जी से बहुत जरूरी सवाल है। सिद्धार्थ जी, आप वहां जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और इतना सस्ता माल ला के यहाँ पे बेचते हैं, आपके दिमाग में कभी ख्याल ये नहीं आया कि टेक्नोलॉजी ला के हम अपनी फैक्ट्री लगा लें यहाँ पे? नीरज जी, ये ख्याल तो कई सालों से आ रहा है, और कई सालों से मैं वहाँ की फैक्ट्रीज में मशीनें खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अरे इतनी मुश्किलें हैं यहाँ पर, आप बता नहीं सकते। मतलब
मैंने एडवांस भी दे रखे, मेरे एडवांस डूब गए वहां पर। यहाँ पे जब हम एडवांस दे के आते हैं ना, बड़ी इसमें स्पिरिट में जाते हैं, जब वापस आते हैं हमारा सारा चकनाचूर हो जाता है हमारा सपना इंडस्ट्री लगाने का। यहाँ इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल है, अभी सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। एमएसएमई के अभी नई जो प्रधानमंत्री ने नई घोषणाएं करी है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप बताइए कैसे इंडस्ट्री लगाऊं? इंडस्ट्री लगाने के लिए 50 इंस्पेक्टर आज, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, इतना ज्यादा झमेला है। वो खत्म कर दिए भाई। 3 साल से खुद चाह रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पर कुछ खत्म नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है हर चीज। और अगर हम सोचें चाइना में सरकार सब्सिडी दे रही है, चाइना में सरकार बिजली सस्ती दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना में सरकार कोई भी एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने आप में ही खड़ा होकर काम कर रहा है। चाइना हमारा जाना मजबूरी है और कुछ हद तक हमें चाइना रोकना नहीं चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जो हम यहां सामान ला रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की कैपिटल कॉस्ट 5 करोड़ है, वो कैपिटल कॉस्ट अगर हम हिंदुस्तान के सामान से बनाएंगे वो हमारी 15 करोड़ बैठेगी। 15 करोड़ हम बैंक के लोन लेने जाएंगे, उस पर हमारी जो डेट सर्विसिंग रेशियो है हमारी 15 करोड़ के ऊपर हमारा डेट के ऊपर सर्विसिंग होगी, तो हमारा प्रोजेक्ट पहले से ही एनपीए हो जाएगा, अनवायबल हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, सस्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए चाइना जाना पड़ता है। चाइना का लॉजिक समझिए। यहाँ देखिए आज बहुत अच्छी चर्चा हो रही है जो हो रही है, और बहुत अच्छी समझदार वाली चर्चा हो रही है, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक की चर्चा कर रहे हैं। आज हम लड़ाई से बॉयकॉट को लिंक नहीं कर रहे। आज बहुत अच्छा ये चेंज है आज के पैनल डिस्कशन में। लड़ाई है, लड़ाई की वजह से बॉयकॉट कर रहे हैं, तो लड़ाई तो हमें बॉर्डर पे लड़नी चाहिए। व्यापार की लड़ाई व्यापार से, बॉर्डर की लड़ाई बॉर्डर से। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब पड़ोसी का बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है तो घर वाले कहते हैं बेटे उसके दोस्ती करो, तुम भी उसकी तरह बन जाओगे। अगर हमारा पड़ोस की चाइना अच्छा है, उसमें अच्छे गुण हैं, अच्छा सामान बना रहा है, पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, तो हमें सीखने में हर्ज क्या है? हम क्यों उसको दुत्कार रहे हैं? चाइना अब देखिए 50 साल तक जब इंडिया अकेला खड़ा था, चाइना से लिंक नहीं थे उसके। सिद्धार्थ जी, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने उदाहरण दिया ना, इसमें एक ट्रिक है। देखिए पड़ोसी हमारा जिसको आप इतना शरीफ समझ रहे हैं वैसा है नहीं। दरअसल क्या होता है कि जैसे किसी पड़ोसी के लड़के, सुनिए तो आप, नहीं होता, सुनिए तो मैं कहानी जो बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये घर घर में एक कहानी होती है। अगर पड़ोसी के लड़के को बिगाड़ना है तो आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए वो सिगरेट पीते उसको आपने पकड़ लिया, तो सामाजिक तौर पर लोग अभी नहीं मानते कि बच्चे सिगरेट पिए, तो एक समझदार पड़ोसी होगा कि उसको मना करेगा मत पियो भाई। दूसरा जो पड़ोसी होगा जो उसको बिगाड़ना चाहता है कहेगा तो कम पिया करो, छिपा के पिया करो। तो नीरज जी, चीन हमारे साथ वो बदमाशी कर रहा है। अब ये आप इतना ज्यादा चीन की तरफदारी मत करिए। चीन बदमाश पड़ोसी है, वो ये मना नहीं कर रहा कि ये गलत है, वो तो उसको और बढ़ावा दे रहा है। बॉर्डर के ऊपर बदमाश है। नहीं, चीन व्यापार में कहीं बदमाशी नहीं कर रहा सर। वहां की सरकार तो कर रही है ना, सरकार वहां के बिजनेस प्रमोट करती है, ज्यादातर बिजनेस वहां की गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो डिक्टेट करते हैं, तो आप उसको लिंक करिए, आप उसको बताइए मुझे, अलग नहीं कर सकते। जब हिंदुस्तान में इंपोर्ट अलाउड नहीं था, हमें टेक्नोलॉजी कितनी महंगी पड़ती थी अमेरिका से या जापान से मंगवानी। आप मानते नहीं मानते, चीन ने अगर सर सस्ती हो गई तब भी तो आपने नहीं लगाई ना यूनिट, फिर आप बहाना बनाने लगे कि भारत में बहुत तकलीफें हैं। आप फैक्ट्री लगाइए ना, महाजन जी आपकी मदद करेंगे। आप इतने साल से व्यापार कर रहे हैं, आप खुद यहाँ टाइल की फैक्ट्री लगाइए, सस्ती बनाइए, यहाँ पे हम लोग लेंगे। अब मैं आपको तकलीफ बताता हूँ। नहीं, तकलीफ महाजन जी सही करा देंगे। जफर भाई बैठे हुए हैं, आप इनसे मिलिए, वो सरकार की तरफ से आपकी हेल्प करेंगे। आप इंडस्ट्री लगाइए। हम लोग तैयार है जी। जैन जी जाता हूँ, मैंने पहले भी कहा था बहुत। जैन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, डिबेट डिरेल ना हो जाए, क्या किसी कंट्री स्पेसिफिक बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगाने से या बहुत ज्यादा उसको नॉन टैरिफ मेजर्स लगाने से क्या ये एक इंटरनेशनल इशू जा सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ड्यूटी वगैरह लग रही हैं। देखिए सर, इस मामले में कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। चीन चूंकि WTO का सदस्य है, इसीलिए उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देना है। इसीलिए चीन के लिए कोई अलग से ड्यूटी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो सब्सिडी के एवज में लगाया जाता है, या सेफगार्ड ड्यूटी, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, इंजरी हो रही है, ये 3 हम उसके अतिरिक्त लगा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो हम कर रहे हैं। और जहां तक, क्योंकि पिछले वक्ताओं ने काफी इस संबंध में चर्चा की, एंटी डंपिंग में चीन अगर वो हमारे एंटी डंपिंग अथॉरिटी जो भी फैसला करते हैं वो हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह अपीलेबल है। उसके बाद WTO में ले जा सकते हैं कि WTO एग्रीमेंट के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है। लेकिन ऐसा विरले ही होता है, चीन ने तो कभी किया ही नहीं है कि हिंदुस्तान के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज की हो। पहली बात। दूसरी बात है
कि जो नॉन टैरिफ बैरियर आप लगाने की बात कर रहे हैं वो कोई एक देश के खिलाफ सिर्फ नहीं लगा सकते हैं, वो सारे विश्व के जितने इंपोर्ट्स हैं उस पर लगाना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये होगा कि आपको अपने देश में अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी वही मापदंड निर्धारित करना पड़ेगा। करेक्ट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए दूसरा स्टैंडर्ड है और लेकिन जो आयातित होगा सामान उसके लिए अलग स्टैंडर्ड होगा, ये नहीं हो सकता है, ये प्रतिकूल है हमारे करार के। तो ये बातें हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा था काफी देर से, आपने कहा कि हर चीज में चीन का निवेश है, एफडीआई है। तो चीन का कुल निवेश भारत में लगभग $8 बिलियन के है, जिसमें $5.5 बिलियन सिर्फ स्टार्टअप्स में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चीन ने अभी हाल के समय में उन्होंने कुछ असेंबली की फैक्ट्री लगाई है जो मोबाइल फोन्स के लिए है। इसके अतिरिक्त विरले ही कोई ऐसा होगा जहां उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में लगाई। और ये चीन का एक विशेष उनका प्लान रहता है कि विदेश में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं ले जाते हैं, असेंबली तक ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी कंपनी जिसके शेयर में उन्हें लगता है कि अगर पहले से वो निवेश करें तो उसमें उछाल आएगा और बाद में चल के अगर बेच देना चाहें बेच सकते हैं, या उसमें अपना हिस्सेदारी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो चीन ने जो किया है, आप पेटीएम का जिक्र आपने किया और कंपनियों का, उसमें चीन के जो हैं, जो निवेशक हैं, उसमें मेजॉरिटी निवेशक नहीं है। उसमें अगर आप देखेंगे सॉफ्ट बैंक निवेशक है, अन्य कई फंड्स निवेशक है। चीन ने कुछ प्रतिशत लिया है। इसीलिए ये कहना कि हमारे स्टार्टअप सारे बंद हो जाएंगे, नहीं सर, मैं लेट मी करेक्ट यू सर प्लीज। ये स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं है। $6 बिलियन का निवेश है उनका। जो मैंने आपको 30 नाम गिनाए हैं उसमें से 18 पे उनका बड़ा निवेश है। मेजॉरिटी मतलब 15% नहीं, लेकिन मैक्सिमम। उसके अलावा कम से कम 200 स्टार्टअप है जहां पे उनका मैसिव पैसा लगा हुआ है। सर प्लीज, मेजॉरिटी नहीं है यूनिकॉर्न में। मेजॉरिटी डिफरेंट चीज है सर। मैं नहीं करूंगा उनका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया है, लेकिन पैसा बड़ी मात्रा में उनका लगा हुआ है, इसको आप नकार नहीं सकते। और 200 प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें बहुत पैसा लगा हुआ है। स्टेक होल्डर नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा था। इसीलिए अगर चीन के लिए हमने एक अलग प्रक्रिया अपनाई है कि हम गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल देंगे, तो इसमें बहुत नुकसान नहीं है। नहीं तो वो तो पहले से भी है, बिना गवर्नमेंट रूल के थोड़ी आ रहे हैं वो। कि नहीं, आपने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि पेटीएम में जैसे निवेश किया तो बहुत सारे हमारे ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के माध्यम से। ऑटोमेटिक रूल भी तो हमने ही बनाया ना सर, वो अपने आप थोड़ी चले आ रहे हैं। के माध्यम से सरकार की पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो तो बाद में ऑटोमेटिक रूल हमने ही, मतलब सरकार ने एक कुछ जगहों पे ऑटोमेटिक रूल से इन्वेस्टमेंट बनाया है, वो भी एक रूल है जी। लेकिन जब कठिनाइयां उत्पन्न हुई और देखा कि स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे के प्रतिकूल हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट, तब जाकर ये समय बिल्कुल हमारे शो को वाइंड अप कर रहे हैं। एक कमेंट में और ले लेता हूं, छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा। अश्विनी जी, फाइनल कमेंट, लड़ाई जीतनी है किसी भी कीमत पर। देखिए, पिछली सरकारों ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया और कहा कि लाइफ एज नॉर्मल। लेकिन अभी जो वर्तमान में परिस्थिति बनी है, वास्तव में हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। आपका कहना सही है, बहिष्कार के साथ साथ सरकारी सहयोग और साथ ही साथ हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जितने स्टार्टअप्स में, जितने टेंडर्स में चीन आ रहा है, उसका वहां पर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं और वो यहाँ से डाटा लेकर के जाना चाहता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के जाना चाहता है, उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए हमें सरकार जो है वो इस समय जितने भी निर्णय ले रही है चीन के खिलाफ, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही दिशा में है। हमें और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। जफर भाई 30 सेकंड। देखिए धीरज जी, हमारी बिल्कुल सोच साफ है, सरकार की सोच साफ है कि हमें अपने यहाँ पर प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को बढ़ाना है, उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, उनकी प्राइस पॉइंट ऐसा हो कि जो दुनिया के बाकी प्रोड्यूसर के से लाइन हो, ताकि जो कंज्यूमर है यहाँ का किसी तरह से वो उसको नुकसान ना हो। और साथ साथ उसके लिए जो भी उस दिशा में काम करने की जरूरत है, सरकार बिल्कुल कमिटेड है वो सारी मुहैया करने के लिए। वो सारी जो उसको जरूरत है, वहाँ एक एंटरप्रेन्योर को जरूरत है, उसको सारी मुहैया करने के लिए तैयार है। और साथ साथ
ऐसा क्लाइमेट बनाने की कोशिश कर रहा है जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जहां से दुनिया के अच्छे निवेशक यहाँ निवेश करें और जो इंडियन एंटरप्रेन्योर उनको कैपिटल मिले और बाकी चीजें जो है इंडिया में ऐसी सुविधाएं मौजूद कराई जाए ताकि वो बिल्कुल आत्मनिर्भर बन सकता है, देश बन जाए। जी, समय बिल्कुल समाप्त है। आत्मनिर्भर बनना है और उसके लिए हमें अपने उद्योगों को बढ़ावा देना है। दो बातें मेरी तरफ से इसमें है कि लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि वो गैर ज़रूरी लग्जूरियस चीज़ें जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, चाइनीज़ आइटम जैसा आपको लगता है, उसको थोड़ा सा कम करें। दूसरा, घरेलू उद्योग के लोग जो हैं वो थोड़ा आगे बढ़ें और कम प्रॉफिट लेके सामान बेचें जिससे वो कॉम्पिटिटिव बन पाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको बहुत लंबे समय तक नहीं बचा पाएगी, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।